हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत लंबी लंबी न्यूज़ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। देखना बच्चे, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है एल&टी और हरियाणा से रिलेटेड। एल&टी ने क्या किया है, इन्होंने हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी, ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको पूछा जाएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेब्लिश किया जा रहा है वो कहाँ पे किया गया है, वो कहाँ पे किया जाएगा। ये आपका है पानीपत रिफाइनरी जो है आपकी IOCL की, वहाँ पे, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कि लार्सन एंड टर्बो L&T के द्वारा जो है आपका ये किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही बच्चे चीज़ें आपको याद रखनी है। और किस चीज़ का प्लांट है ये है आपका ग्रीन हाइड्रोजन का। तो अभी तक जो है भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट ही आपका होने वाला है, और पानीपत में जो IOCL की रिफाइनरी है वहाँ पे इसे जो है आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, न्यूज़ में आपको बताती हूँ बच्चे, आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, EU, इनके द्वारा रसिया के बहुत सारे ट्रेड पे जो है सैंक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। अब रसिया से हम भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको बेचते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब EU के द्वारा रसिया पे सैंक्शन लगाए गए, उन सैंक्शन में इंडिया का भी कुछ हिस्सा आ गया, ठीक है। तो भारत पे जो उसका प्रभाव है, थोड़ा सा उसी के बारे में आपकी न्यूज़ है, तो ये बच्चे हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, गुजरात रिफाइनरी हिट बाय द EU's न्यू रसिया सैंक्शन, इंडिया सेज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है वो तो एग्जाम में नहीं पूछा जाना है, लेकिन जो प्रभाव भारत पे पड़ा है वो हमें याद रखना है, ठीक है। यह पहली भारतीय रिफाइनरी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई, और यह प्रतिबंध रसिया पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा है, ठीक है। तो इन प्रतिबंधों का उद्देश्य क्या है, रसिया के ऊर्जा क्षेत्र से होने वाले राजस्व को कम करना। तो बेसिकली रसिया में जो आपके एनर्जी सेक्टर है वहां से वो कितना कमाता है, कितना रेवेन्यू वो जनरेट करता है, उसको कम करने के लिए सैंक्शन लगाए गए हैं EU के द्वारा, ठीक है। तो उसी में बचे आपका ये जो रिफाइनरी है, ये उसमें जो है आपका मतलब फेर में आ गया, उसके लपेटे में आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, रिफाइनरी का नाम पूछा जा सकता है। इस रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी वाडिनार में है ये, ठीक है, यहाँ पे होता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो नायरा रिफाइनरी है ये कहाँ पर है, तो ये आपका वाडिनार यानी कि गुजरात में स्थित है, इसे याद रखना। रसिया की स्टेट कंट्रोल कंपनी रोसनेफ्ट की इसमें लगभग 49% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो ये बच्चे जो आपकी रिफाइनरी है, ये भारत की पहली ऐसी रिफाइनरी बन गई है जिसपे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैन लगाया गया है, ठीक है। तो हालांकि वो बैन डायरेक्टली इंडिया पे नहीं है, वो इनडायरेक्टली, क्योंकि ये आपका रसिया से रिलेटेड है, ठीक है। रसिया की यहाँ पे जो है आपकी कंपनी, उसका जो है यहाँ पे आपका कुछ हिस्सा है, 49% जो है उनकी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो उनके जो एनर्जी सेक्टर है उस पर सैंक्शन लगाने के बाद जो है आपका ये वाली कंपनी भी उसमें आ गई, ठीक है, फेयर में आ गई, जिसके कारण ये कंपनी पे भी या फिर ये वाली रिफाइनरी पे भी आपका बैन लगा दिया गया है, ठीक है, सैंक्शन लगे हैं। और किसके द्वारा लगे हैं ये भी याद रखना, EU के द्वारा लगाए गए हैं। अगली जो न्यूज़ है वो झारखंड से रिलेटेड है। आपको पता है बच्चे कि झारखंड में बहुत सारे कोल फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर कि हमें कोयला मिलेगा, ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें, जो मेजर आपके कोल फील्ड है उसमें बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका बोकारो हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका डाल्टनगंज हो गया, ठीक है, ये आपका गिरिडीह हो गया, ये आपका देवगढ़ हो गया, जयंती हो गया, झरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, आपका चंद्रपुरा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका चुपड़ता हो गया, यहाँ पे आपका गिलहुरिया हो गया, राजमहल हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है अगर आप झारखंड के नक्शे में झारखंड का जो उत्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपके कोल फील्ड है। अब ये कोल फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड के रेवेन्यू में तो अपना योगदान देता ही है। तो झारखंड की सरकार ने क्या सोचा कि ये जो कोल फील्ड है इनको किसी और तरीके से भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर इनका इस्तेमाल जो है करके हम थोड़ा सा अपना रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने अपने राज्य में, झारखंड सरकार ने
देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू करती है। ठीक है, देश की पहली खनन पर्यटन पहल जो इनके द्वारा शुरू कर दी गई है, कोल इंडिया की शाखा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि CCL के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि निर्देशित कोयला खदान पर्यटन, इको सर्किट, सांस्कृतिक विरासत के अनुभव प्रदान किए जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, ये जितने भी कोलफील्ड हैं आप इनको भी जो है एज अ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोलफील्ड जो है ये स्टील इंडस्ट्री के लिए जो है आपका एक लोहा याद आ गया मुझे, ये आपका जो कोलफील्ड है ये हमारी एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देता है ना। तो बच्चे यहाँ पे उसका इस्तेमाल वैसे तो हो ही रहा है एनर्जी के रूप में, ठीक है, संसाधन के रूप में, लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है कि खनन पर्यटन पहल भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली जो पर्यटक होंगे वो जो है यहाँ पे आपके जा सकेंगे, जिससे कि झारखंड सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। यह पहल झारखंड के खनिज समृद्ध पहचान को प्रदर्शित करने की योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेट जिस चीज के लिए जाना जाता है, अगर लोग वहां पे जाएं तो इन चीजों को देख करके आए। ठीक है, तो कोलफील्ड को विजिट करना, वहां पे देखना किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, किस तरीके से यहाँ पे आपका चीजों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, माइनिंग कैसे होती है, कोलफील्ड का मैनेजमेंट कैसा होता है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, आप लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना बच्चे कि इस तरीके की परियोजना या फिर इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू करने वाला झारखंड हमारे देश का पहला राज्य है। ठीक है, खनन पर्यटन पहल। ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाली है। आपको पता है बच्चे कि एक डिजीज़ होती है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम जर्नल साइंस में पढ़ते हैं कि कैसे होती है, तो ये होती है मच्छर के काटने से। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मच्छर के काटने से जो है आपका मतलब मच्छर इसमें रीज़न नहीं है, प्रोटोजोआ के कारण जो है आपका ये फैलता है ना। तो बेसिकली क्या हुआ है कि मलेरिया के खिलाफ अभी तक जैसे भी इसका इलाज होता था वो सारी की सारी क्या होता था, सिम्टम्स बेस्ड जो है इसका इलाज होता था, है ना। सिम्टम्स को दबाने के लिए जो है आपकी मेडिसिन का इस्तेमाल होता था, उससे जो है उसके सिम्टम्स दबाने के बाद में इस बीमारी का इलाज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बीमारी होने से पहले जो टीका लगाया जाता है, हमारी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा वो टीका तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पूछा जाएगा कि टीके का नाम बताइए। देखना बच्चे, भारत ने मलेरिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है और इसका नाम रखा गया है एडफालसीवैक्स। ठीक है, एडफालसी वैक्स जो है इसका नाम रखा गया है। ये बच्चा थोड़ा सा आपको नाम याद करना है। ठीक है, दूसरा आपको पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब हम कहते रहेंगे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट कौन से इंस्टीट्यूट के, तो इसमें आपको दो इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। एक तो आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR, और दूसरा आपका जो है क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है RMRC। ठीक है, तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, ये जो बच्चे आपका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR, इसे बच्चे याद रखना। ठीक है, ये तो आपका इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन ये जो भुवनेश्वर में जो लोकल आपका अनुसंधान केंद्र है, दोनों के साइंटिस्ट ने मिल करके जो इसे डेवलप किया है। ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्रीय वाला है ना, इसे याद रखना, ये आपका भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, और दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर के हमारे देश का पहला स्वदेशी टीका तैयार कर दिया है मलेरिया के लिए। इसका नाम याद रखेंगे एडफालसीवैक्स। ठीक है, एक नंबर का प्रश्न आएगा कि एडफालसीवैक्स क्या है आपका, तो नाम से पता चल रहा है ना, वैक्स का मतलब है आपका वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन किस बीमारी के लिए तैयार किया गया है, मलेरिया के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है आपकी इंटरनेशनल। गीता गोपीनाथ जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक के पद पे कार्यरत है। उन्होंने अगस्त 2025 में इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो संगठन है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो नाम याद रखना बच्चे, गीता गोपीनाथ, ये आपकी क्या है, ये IMF में उप प्रबंध निदेशक के पद पे है, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे ये जो भारत का रिप्रेजेंटेशन था गीता गोपीनाथ के रूप में, उन्होंने अपना पद छोड़ने का डिसीजन लिया है। अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की बात हम करते हैं, संगठन की बात हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है इसके बारे में आपको पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले जो है आपका ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है, वित्तीय एजेंसी है, स्थापना 1945 की है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। अभी वर्तमान में इसमें जो मेंबर है 191 है, और प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है। काफ़ी लंबा समय इनका हो गया है ना, तो इनका जो है टेन्योर अभी खत्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट हो जा रही हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक होने के पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पर्सनैलिटी का नाम याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ। ठीक है,
अगली न्यूज़ आपकी क्या है, ये आ रही है आपकी कहाँ से, भाटीखेड़ा, सिवाना तहसील और राजस्थान। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ है बच्चे, जो हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जीएसआई जिसे हम कहते हैं, इन्होंने और परमाणु खनिज निदेशालय इनके द्वारा एक सर्वे किया गया था, और सर्वे में इन्होंने क्या पाया कि राजस्थान का जो बलोत्रा क्षेत्र है, बलोत्रा क्षेत्र में जो आपका सिवाना तहसील है, सिवाना तहसील के अंदर जो आपका भाटीखेड़ा नाम की जगह है, यहाँ पर दुर्लभ मृदा खनिज के बड़े भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। ठीक है, इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण से भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो सिर्फ इतना ही पता लगा है कि यहाँ पे ये जो आपके रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये यहाँ पे हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी जो है यहाँ पे आपके यहाँ पे इनके डिपॉजिट मिले हैं। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब राजस्थान पे कहाँ पे, आपको राजस्थान स्टेट भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर जो जगह का नाम है वो भी पूछा जा सकता है। तो एक तो राजस्थान का बलोत्रा आपको याद रखना है, और जो पर्टिकुलर वो जगह है जहाँ पर कि इसके डिपॉजिट मिले हैं वो है आपका भाटीखेड़ा। ठीक है, भाटीखेड़ा नाम की जगह है जहाँ पर कि इसके डिपॉजिट मिले हैं। ठीक है, अच्छा एक और शब्द आया है आपका, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको साइंस का भी कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चे कि दुर्लभ मृदा खनिज। ठीक है, दुर्लभ मृदा खनिज और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, और हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे कितने रेयर अर्थ मिनरल्स है। ठीक है, तो बच्चे पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखेंगे ना, टोटल 19 जो है आपको इस तरीके के एलिमेंट देखने को मिलते हैं, और 19 में जो 17 है वो तो आपके लैंथेनाइट्स है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं सारे के सारे आपके लैंथेनाइट्स है। ठीक है, और 2 उसमें जो ऐड होते हैं, एक आपका स्कैंडियम है और एक आपका येटीरियम है। ठीक है, तो इन दोनों को और पूरे जो 17 लैंथेनाइट्स हैं उन सबको मिलाकर के जो 19 आपके मिनरल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। और इनके होने का पता लगा है राजस्थान के बलोत्रा क्षेत्र में। ठीक है, बलोत्रा में स्पेसिफिक कहाँ पे, भाटीखेड़ा नाम की जगह है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि अगर ये यहाँ पे हैं, डिपॉजिट इनका है, तो बाद में जो है इनका खनन किया जाएगा, इन्हें जो है प्रोसेस करके जहाँ जहाँ इनका इस्तेमाल होता है वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो जब इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में हमारी जो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे इनको अगर डालते हैं तो वैसी बात है कि रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी। ठीक है, तो याद रखना बच्चे ये आपका कहाँ पे मिला है, राजस्थान में। अगला स्टेट है, सेम इसी तरीके की न्यूज़ है, ये बच्चे आपका अरुणाचल प्रदेश है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, हिमालयन रीजन में आता है ना, हिमालय एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब बेसिकली क्या है, हमारे देश में जो भूतापीय विद्युत संयंत्र है वो बच्चे ऑलरेडी हैं, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम जगह जो है आपको जियोथर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये ऐसी एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हिमालयन रेंज में देखेंगे ना तो बहुत जगह जो है आपको जियोथर्मल पावर देखने को मिलती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये बच्चे एक जगह आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपकी पुग्गा वैली है। कहाँ पे है ये आपकी पुग्गा वैली है, और पुग्गा वैली है आपके लद्दाख में। ठीक है, अगर आप पुग्गा वैली में जाएंगे, देखेंगे इसे, तो आपको क्या देखने को मिलता है, किस तरीके से एक फाउंटेन है और लगातार इस फाउंटेन से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फाउंटेन हमने बनाया है क्या, नहीं, ये नेचुरली जो है आपका यहाँ पे क्या है, एक हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म पानी है, मतलब कि जमीन के नीचे इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि पानी जो है वहाँ पे जो मेटल्स हैं या फिर वहाँ पे जो रॉक्स हैं उनके कारण वहाँ पे जो आपका अंडर ग्राउंड वाटर है वो जो है आपका लगातार गर्म हो रहा है, और वो इतना गर्म है कि वो जमीन को जो है आपका इस तरीके से निकल करके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी ही फोर्स से, नेचुरल फोर्स से जो है आपका ये बाहर आता है। तो इस तरीके की एनर्जीज जो है हिमालय में आपको बहुत सारे स्टेट में देखने को मिलता है। आपको अरुणाचल प्रदेश में आपके पोटेंशियल है। ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है आपका उत्तराखंड में है, आपका लद्दाख में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो आपकी भूतापीय एनर्जी है, ऊर्जा है, इसको अभी हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका संयंत्र बनाया जाएगा, इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से ये भारत के द्वारा इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, पहला पूर्णतः स्वदेशी होगा। ठीक है, और लगभग 50 किलोवाट का जो है आपका संयंत्र बनाया जाएगा, लेकिन कहाँ पे, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा बच्चे। इसके लिए तवांग जिले में मागो, थिंगबू और दमतेग स्थानों का चयन किया गया है। एक आपका मागो है,
एक आपका थिंगबू है, ये एक आपका दमतेग है, ठीक है। तीनों ही जो आपके स्थान है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पे जो है इस तरीके का संयंत्र लगाया जाएगा, ठीक है। तो विद्युत संयंत्र है, इसका मतलब क्या है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और हिमालयन रीजन में बच्चे आपका भूतापीय ऊर्जा का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि इन सारी स्टेट में जो है आपको इस तरीके की जगह देखने को मिलती हैं जहाँ पर कि जमीन के नीचे एनर्जी है, ठीक है। तो वो बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है इसे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगली जो न्यूज़ है ये आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड है। भारत की अंडर 15 स्पेशल ओलंपिक्स भारत बॉयज़ फुटबॉल टीम ने पोलैंड को 3-1 से हरा करके लगातार दूसरी बार गोथिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। अब यहाँ पे दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा गोथिया कप 2025 किसने जीता है, हम कहेंगे भारत ने जीता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि गोथिया कप का संबंध कौन से खेल से है, तो इसका संबंध है आपका फुटबॉल से, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगर गोथिया कप की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े युवा फुटबॉल टूर्नामेंट की 50वीं वर्षगांठ का संस्करण स्वीडन के गोथेनबर्ग में आयोजित किया गया, ठीक है। तो स्वीडन में एक जगह है आपके गोथेनबर्ग नाम से, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे भारत की जो अंडर 15 टीम है उन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, गोथिया कप का संबंध किससे है और 2025 का जो टूर्नामेंट है यहाँ पे देखिए भारत के लड़के हैं ये, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ आपकी क्या है, ब्रिटेन ने एक डिसीजन लिया है। ब्रिटेन सरकार ने, ब्रिटेन की जो लेबर गवर्नमेंट है उन्होंने घोषणा कर दी है कि आगामी आम चुनाव से देश में मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 से घटा करके 16 वर्ष कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्हें लग रहा है कि जो हमारी जनरेशन जेड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, अपनी गवर्नमेंट चुन सकती है, इसीलिए जो इन्होंने क्या किया। और वैसी बात है कि जो पार्टिसिपेशन है ना, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें जो लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो उम्र है वोटर्स की वो कम कर दी है, ठीक है। तो 18 से घटा करके आपका कितना कर दिया गया है, 16 कर दिया गया है, ठीक है, 18 से घटा करके 16। और ये तो सिर्फ ब्रिटेन की बात हो रही है ना बच्चे, ऑलरेडी जो है आपका जैसे वेल्स है ना, तो ऑलरेडी जो वेल्स है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पर कि वोटिंग की जो एज है वो 16 है, ठीक है, ऑलरेडी वो 16 है। अगली न्यूज़ आपकी इंटरनेशनल, हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, इन्होंने भारत की एक चीज़ को फोटोकॉपी करने की कोशिश करी है, ठीक है। और फोटोकॉपी करने के लिए उन्होंने क्या चुना है, ये है आपका बच्चे, आपको पता है कि जो वैशाली में एक स्तंभ है अशोक का धम्म स्तंभ, वो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये आपका वैशाली में अशोक का धम्म स्थल है, इसकी प्रतिकृति रेप्लिका जो है आपकी बनाई गई है कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका के कालतुरा जिले में वास्काडुआ स्थित श्री सुबूति विहाराय बौद्ध मंदिर परिसर में, ठीक है, ये जो वैशाली में अशोक धम्म स्तंभ है उसका रेप्लिका बनाया गया है और उसका जो है आपका इनोग्रेशन किया गया है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त HE संतोष झा के द्वारा, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से देश ने आपका भारत का जो अशोक स्तंभ है उसका रेप्लिका अपने कंट्री में बनाया है, तो ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे से, ठीक है। और भारत में कहाँ पे ये, भारत में आपका वैशाली में है, ठीक है। तो गोथिया कप एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसे याद रखना, ठीक है। एक तो हमने जो है लगातार दूसरी बार जीता है, दूसरा ये स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी बनाएगा यहाँ से कि गोथिया कप किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। और जो चीज़ें आज हमने पहली बार पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी बच्चे बहुत रिफाइंड न्यूज़ है, ठीक है। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जैसे मैं कहूँ कि कम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी न्यूज़ जो है आज की आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो रसिया पर सैंक्शन लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी और भारत की मीडिया में भी है, ठीक है। तो उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।